Good morning students. Welcome to Partial International Senior Secondary School. Class 12 English Medium. लेसन कंटिन्यू चला रहे थे अपन लोग केमिकल काइनेटिक्स और उस केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने जो है क्या देख लिया था। केमिकल काइनेटिक में हम लोगों ने बात कर ली थी कि सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, है ना। उसी में मैंने आप लोगों को कल 2 न्यूमेरिकल करवाए थे और एक न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को होमवर्क की फॉर्म में दिया था। और वो न्यूमेरिकल क्या था, देखिए आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, तो मैं आपको उसको फटाफट से आपको बता देता हूँ, आपका आंसर चेक कर लेंगे। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि सर T 99.9% एंड T 90% में जो है वो आपको क्या करना था बेटा, रिलेशन बताना था, यही था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले T 90 को कर लेते हैं बेटा। T 90% की बात करते हैं तो मैं फटाफट से करता हूं। तो देखो फॉर्मूला वही है अपना 2.303 अपॉन k log की बेस 10 C0 माइनस Ct, या आप इसको Ct से भी डिनोटेट कर सकते हैं, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ओके चलिए 2.303 डिवाइडेड बाय k log की बेस 10 100 अपॉन सीधा कर लो बेटा 100 माइनस 90 दैट मींस 10। ओके यहां से एक 0 से एक 0 गया, log की बेस 10 की वैल्यू होती है 1। यहां मैं लिख देता हूं log की बेस 10 की वैल्यू होती है 1। तो ये हो गया पूरा 1। तो आपका आंसर आ गया 2.303 अपॉन k। ठीक है बेटा। चलिए ये आपका आ गया T 90, ठीक है ना। चलिए अब निकाल देते हैं T 99.9%, जो कल भी अपन लोगों ने निकाला था। क्या आएगा देखो 2.303 अपॉन k। देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 आ गई है ना। किया है आप लोगों ने। अरे बेटा जो भी होमवर्क देता हूँ प्लीज कंप्लीट करो। प्रैक्टिस विल बी मेड परफेक्ट। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना है। चलिए डायरेक्ट लगा रहा हूँ, फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा सर 100 डिवाइडेड बाय 0.1। भाई 100 इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन 99.9%। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपन तो क्या आएगा 0.1। पॉइंट गया तो ऊपर आएगा 100। इसकी वैल्यू कितनी आई सर, इस जो कल हमने देखा है ना log की बेस 10 1000 की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है। देखो ये कितना आ जाएगा 2.303 अपॉन k इंटू 3। ठीक है सर। तो देखो ये 2.303 क्या है अपॉन k क्या है T 90 के बराबर है। तो देखो इस ये कर देते हैं अपन। देखो T 99.9% जो है वो अपना क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं मैं। अब देखो अपन यहां से देखेंगे, यहां पर पुट करते हैं तो देखो T 99.9% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इसकी जगह मैं क्या रखूं T 90 into 3, यानी जब रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जाती है ना बेटा, T 99.9% खत्म हो जाती है, तब वो T 90 का क्या होती है 3 टाइम। तब वो क्या होती है उसका 3 टाइम होती है। ये आप बिल्कुल फोकस करेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है। बहुत ही पेशेंस के साथ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो देखो बेटा फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया है तो इसको होमवर्क की फॉर्म में करना है, ठीक है ना। चलिए आज आगे बढ़ते हैं अपन लोग। स्क्रीनशॉट लेकर होगा आप लोगों ने, तो फटाफट से देखेंगे आगे का स्टार्ट करते हैं अपन। चैप्टर का अगला पॉइंट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब कहोगे आप कि सर ये तो टॉपिक आपने पहले स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल स्टार्ट कर दिया था, और इसमें से हमने एक फैक्टर भी पूरा कंप्लीट कर दिया। आपको याद होगा
है ना, कौन सा कंसंट्रेशन, क्योंकि देखिए ये सारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, ये सभी हम लोगों ने क्या किया है, हमने कंसंट्रेशन के प्रभाव पे ही पढ़ा है। तो वापस देखेंगे अपन कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है बट उसको ऐसे कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं कि कोई तो उसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर लेता है, कोई उसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, ये सारे फैक्टर अपने ऊपर कैपेबल करता है। चलिए नंबर 1 की बात करते हैं, कौन सा होगा, वही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट कौन सा है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बहुत डिटेल से पढ़ा है हम लोगों ने, तो फिर भी इसके बारे में कुछ चीज बताऊंगा। दूसरा अपन बात करेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड अपना फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। आप जानते हो नेचर ऑफ रिएक्टेंट है ना, अभी सब डिटेल से आपको समझाऊंगा। अभी तक तो क्या चल रहा है, रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट है ना। थर्ड बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। फोर्थ फैक्टर में एक बार सारे लिख दे तो फिर आपको जो है वो एक्सप्लेन करके बताऊंगा। फोर्थ है आपका कैटलिस्ट। कौन सा फैक्टर है, कैटलिस्ट फैक्टर है आप लोगों का फोर्थ, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो फिफ्थ फाइनल है वो है आपका टेम्परेचर। बेटा ये लास्ट वाले जो दो फैक्टर है यही हमें इस चैप्टर को आगे की ओर ले जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर और कैटलिस्ट के बारे में समझना, ठीक है ना। ये अपने को लगभग देखा जाएगा लास्ट पोर्शन है, लेकिन लास्ट पोर्शन जो अपन कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट वाला, उसमें अपने को ये टेम्परेचर ही आगे के बारे में डिटेल देगा। तो ये फैक्टर्स हैं बेसिकली देखा जाए जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब वन बाय वन अपन इसकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो देखो बेटा फर्स्ट में बात करता हूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलिए सर बिल्कुल सही बात है कि सर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियस बात है सर कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है। और ये हम लोगों ने देखा है कैसे, देखो आपने देखा ना कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कौन से स्टेप पे लिखा हुआ, के कांस्टेंट पावर n, ये तो लिखते हो। यानी आप कह रहे हो ये क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की पावर, यानी आप इंक्रीज करते जाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। जीरो ऑर्डर को छोड़ दे तो जीरो ऑर्डर होएगा, जीरो पावर होते तो ये कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, वहां पर नहीं बात करते। लेकिन अगर 1 लगा दो 2 लगा दो तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोजल बात करता है, ठीक है ना सर। तो हम कहेंगे कि सर रेट ऑफ रिएक्शन अपन यहां लिख सकते हैं कि सर कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है बेटा वो भी इंक्रीज होती है ना। कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज क्या होगी बेटा, इंक्रीज होती जाएगी, यानी ये अफेक्ट करता है। ऑब्वियस बात है, हमने स्टार्टिंग में बात किया कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हो, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हो इसका मतलब उनके बीच का जो कोलोजन है, कोलोजन इंक्रीज हो रहा है। और कोलोजन इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा बेटा, जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट उनके जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। ये फैक्टर पर बात करते हैं अपन लोगों ने बात की, ठीक है बेटा। तो याद रखिएगा कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने पर सदैव क्या होगा बेटा, आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ये बहुत अच्छी बात है, यानी आप जो रिएक्टेंट दे रहे हो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर पे कैसे डिपेंड करता है ये अपन देखेंगे। यहां से ये तीन हिसाब से बात करता है। ये कहता है पहला फेज के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, फेज, यानी आपका जो रिएक्टेंट है उसकी फेज, फिजिकल फेज क्या है, दैट वो गैसेस है, वो सॉलिड है या वो लिक्विड है ना। तो देखो ऑब्वियस बात है फिजिकल फेजेस दो ही होती, तीन ही होती, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। अब देखिए अगर आपका रिएक्टेंट गैसेस है तो देखो
ऑब्वियस बात है इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, वो जिसके बीच में कम होगा वो क्या करेगा, बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाएगा। आप ये देखते हो कि गैसेस के बीच में सबसे जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो सबसे कम होता है। सबसे कम होने का मतलब क्या होता है कि वो बहुत आसानी से क्या करेगी, रिएक्शन कर जाती है, बहुत इजी गोइंग में रिएक्शन कर जाती है। और अगर इजी गोइंग में रिएक्शन कर दे तो क्या हो जाएगा बेटा, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स से थोड़ा ज्यादा होता है, उसके बीच का बॉन्ड ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा, बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होगा, तो ऑब्वियस बात है रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी। और सॉलिड में तो अपन याद करें गैसेस रिएक्टेंट सबसे फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन उसकी होती है, देन आफ्टर किसकी होती है, सॉलिड की। ठीक है सर, तो ये ऑर्डर हो गया गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। चलिए अगली बात करें होमो एंड हेटेरो। दैट मींस क्या होता है, अगर आप रिएक्टेंट ले रहे हो और सभी रिएक्टेंट की फेज इक्वल है, यानी सभी जो है रिएक्टेंट की फेज इक्वल है, तो क्या होगा, उनके बीच में कोलोजन इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल सेम है, फटाफट से कोलोजन हो जाएगा, प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज्यादा होने का मीन क्या है, प्रोडक्ट बनने के ज्यादा होने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होना। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, होमो के कंपैरिजन, सॉरी हेटेरो के कंपैरिजन, होमो की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, हाई होती है। होमो की जो है वो, क्योंकि हेटेरो में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट फेज होंगे, तो उनके बीच में कोलोजन कम हो जाएगा, ये याद रखिएगा। होमो के कंपैरिजन हेटेरो ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब देखिए अगर यहां कॉम्बिनेशन ऐसा दे दे कि गैसियस स्टेज होमोजेनियस मिक्सचर में, तो भाई साहब वो तो उसका तो कॉम्बिनेशन ही बहुत जोरदार, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे हाई हो जाएगा उनका, ठीक है ना सर। तो यह रिएक्टेंट की जो नेचर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि सर आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी नहीं, ठीक है ना। वहीं अगर अपन बात करें सॉल्वेंट की, ठीक है ना, यहाँ एक फैक्टर और लगा देते हैं अपन, सॉल्वेंट यानी जो जिसमें आप डिसॉल्व कर रहे हो उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे एक फैक्टर और लगा देते हैं, स्टार मार्क कर देना, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दैट मींस आप जिसमें डिसॉल्व कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मीन होता है, जैसे पोलर सॉल्वेंट है तो वहां पोलर रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, नॉन पोलर है तो ऑर्गेनिक रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस में डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अपन लोगों ने तीन फैक्टर देख लिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले और जो बात चीज है वो उसको कॉपी में नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्लास में कल मैं आप लोगों को सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और टेम्परेचर, इनसे आगे डिटेल में बात करेंगे। आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो इनका दोनों की स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट डाउन करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।